नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय। कर्नाटक में सत्ता का सियासी नाटक 16 दिन बाद भी खत्म नहीं हो पाया। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार जहां सरकार बचाने के लिए हर दांवपेच आजमा रही है, वहीं बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुमारस्वामी सरकार अल्पमत में है, उसे जल्द से जल्द अपना बहुमत साबित करना चाहिए। राज्यपाल वजुभाई वाला की ओर से बार बार फ्लोर टेस्ट कराए जाने के निर्देशों के बावजूद अब तक बहुमत परीक्षण नहीं कराया गया। साथ ही सदन की कार्रवाई को सोमवार तक स्थगित भी कर दिया गया। यानी अब कर्नाटक का नाटक सोमवार को खत्म होगा या नहीं, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन इस पूरी ड्रामेबाजी को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब मिलना भी जरूरी। जिसमें पहला सवाल यही है कि क्या संविधान में ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर स्पीकर को यह कह सकें कि वो किसी प्रक्रिया को कब पूरा करें? क्या संविधान में ऐसी कोई प्रक्रिया या फिर नियम है जिसके तहत विश्वास मत को एक दिन के भीतर ही पूरा किया जा सकता है? सवाल स्पीकर की भूमिका को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि 16 दिन गुजर जाने के बावजूद मामले को लटकाने के अलावा वो अब तक कोई फैसला नहीं ले पाए। मामला एक बार फिर कोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचा है, जिसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या बगैर सर्वोच्च अदालत के हस्तक्षेप के इस विवाद का निपटारा अब संभव नहीं? कर्नाटक के सियासी उठापटक और विधानसभा में जारी घमासान के बीच शुक्रवार को विश्वास मत प्रस्ताव पर बिना मत विभाजन के कर्नाटक विधानसभा की बैठक सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। माना जा रहा है कि अब सोमवार यानी 22 तारीख को बहुमत परीक्षण हो सकता है। कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार फ्लोर टेस्ट से गुजरेगी और उसी दिन साबित हो जाएगा कि कांग्रेस जेडीएस सरकार के पास बहुमत है या नहीं। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने शुक्रवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को पत्र लिखकर बहुमत साबित करने की समय सीमा निर्धारित की थी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कुमारस्वामी से शाम 6 बजे से पहले बहुमत साबित करने को कहा था। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट की समय सीमा जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी शाम 6 बजे से पहले बहुमत साबित करें। मंडे हमारा विश्वास मत डेट, समय और डेट फिक्स हुआ है फाइनल। उसमें डिवीजन ऑफ वोट होगा। हमको विश्वास है हमारा सरकार विश्वास मत में जीत होगी। ऐसी विश्वास मत में सभी एमएलए के लिए बात करने के लिए इनका हक है। अभी एक गवर्नर का लेटर में स्पीकर और सीएम सभी एमएलएस का अधिकार का कैसे मोटक कर सकता है? मुझे बात करना है ना, मेरे जैसे 20-30 आदमी बात करना है, इसलिए कैसे मोटक होता? This point of order by the Congress has only one agenda: to survive. Point of order has become a survival technique, survival tactic for the Congress. They are trying, which they cannot continue for long. We have many options open. We will scout which is the best option, and we will decide and move ahead, and we will let you know later on. उधर विश्वास मत के दौरान विधानसभा में हो रही बहस के दौरान कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि बहस पूरी होने के बाद ही मत विभाजन की प्रक्रिया होगी। पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि विश्वास मत पर वोटिंग के लिए बीजेपी इसलिए जोर दे रही है क्योंकि वो बागी विधायकों को खरीद चुकी है। वोटिंग बहस पूरी होने के बाद होती है। सिद्धारमैया ने ये भी कहा कि वो कांग्रेस दल के नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं। उधर स्पीकर के रमेश कुमार का कहना है कि राज्यपाल ने सीएम कुमारस्वामी को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट की समय सीमा निर्धारित की। इस पत्र से उनका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक पद है उसका भी दुरुपयोग कर रही है, और उसका सबसे जीता जाता सबूत है कि कर्नाटक के राज्यपाल बार बार पत्र लिख रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी में है वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। गवर्नर साहब तो एकदम न्याय सम्मत एक डायरेक्शन दिया है। ये तो उन्होंने विश्वास खो बैठा है, इसलिए निर्देश देना जरूरी था, वो दिया है। इट इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ ही हैज मेजॉरिटी ही शुड प्रूव इट, अदरवाइज इट इज द टाइम दैट कॉन्स्टिट्यूशनली थिंग्स विल हैपन। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में अपने फैसले में स्पष्ट किया कि राज्यपाल को स्पीकर के कार्य में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, क्योंकि ना तो वो स्पीकर के गाइड हैं और ना ही मेंटर। शीर्ष अदालत ने 3 साल पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा के फ्लोर टेस्ट के आदेश के मामले में ये फैसला दिया था। इस मामले को लेकर संविधान विशेषज्ञ भी बटे हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल को सदन को संदेश देने का अधिकार है।
विधानसभा भी निर्देश पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने को लेकर बाध्य है। अनुच्छेद 168 में स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल भी राज्य विधानसभा का एक हिस्सा है। इस मामले में राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 175 की परिभाषा को विस्तारित किया है। संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यपाल सिर्फ लंबित विधेयकों के संदर्भ में विधानसभा को संदेश भेज सकते हैं। ये एक असाधारण कदम है जो राज्यपाल ने उठाया, लेकिन पूरे मामले में अंतिम फैसला अदालत का होगा कि राज्यपाल को ऐसा करने का अधिकार है या नहीं। साथ ही स्पीकर द्वारा 2 दिनों तक फ्लोर टेस्ट नहीं करवाना और डिबेट जारी रखने का फैसला भी सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट। या तो 16 दिन का वक्त गुजर जाने के बावजूद अब तक कर्नाटक का ये सियासी ड्रामा खत्म नहीं हो पाया। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार जहां सरकार बचाने के लिए हर दांवपेच आजमा रही है, वहीं बीजेपी पर भी सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं सवाल अब राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका को लेकर भी खड़े किए जा रहे हैं। आखिर कर्नाटक का ये नाटक कब खत्म होगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन सम्मानित अतिथियों से। प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, जबकि मुंबई से एनसीपी के प्रवक्ता महेश चौहान जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद कुछ और मेहमान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिलहाल बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत प्रदीप गुप्ता जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। 16 दिन का वक्त गुजर गया, लेकिन अब तक ये सत्ता का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। आपको नहीं लग रहा कि सबसे ज़्यादा नुकसान कर्नाटक की जनता को उठाना पड़ रहा है? देखिए अक्षय जी, ये हमारे को क्या सबको लग रहा है, काफ़ी लंबा समय हो गया और जिस प्रकार से नाटक चल रहा है इनका, कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी पार्टी का या कर्नाटक विधानसभा का, सब सारी दुनिया देख रही है इसके अंदर। लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी, कोई भी स्पीकर की ओर से कोई निर्देश, कोई राज्यपाल की ओर से निर्देश, कोई स्पष्ट ऐसा नहीं आ पाया है कि इतनी लंबी पीरियड के बाद भी इनको कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इनको कहना पड़ेगा स्पीकर को भी कि भाई, क्योंकि देखिए आप आज हर आदमी देख रहा है कि जिस प्रकार से 17 विधानसभा के सदस्य बागी हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सत्ता में रहने के पोजीशन में नहीं है आज, जैसा नजर आ रहा है। चाहे उसमें हम आरोप लगा सकते हैं बीजेपी को, चाहे उसमें हम आरोप लगा सकते हैं कि भाई केंद्र सरकार का इंटरफेयर हो रहा है या कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ अलग अलग चल रहा है। जैसे आप दिखा रहे हैं कि भाई होटल में जा रहे हैं, उधर वो उनको मनाने में लगे पड़े हैं। हर प्रकार की परिभाषा हम देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। लेकिन हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 175 के अंदर कहा गया है कि राज्यपाल सदन के अंदर एक गाइड की तरह है और 168 में ये कह रहा है कि सदन का हिस्सा भी है राज्यपाल। लेकिन हिस्सा होने के बावजूद भी राज्यपाल अभी निर्देश दे नहीं सकता। हमारे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर सोमवार को भी इसके अंदर कुछ नहीं हो पाता। फ्लोर टेस्ट के लिए 2 बार चिट्ठी लिखी थी, लेकिन फ्लोर टेस्ट को टाला गया। ये जो स्पीकर टाल रहा है, देखिए स्पीकर, आप मानिए स्पीकर किसी भी विधानसभा का ही अंग होता है। उन्हीं के जो मनोनीत जो सरकार होती है विधानसभा की, उसका हिस्सा स्पीकर होता है। राज्यपाल होता है केंद्र सरकार का। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। राज्यपाल तो चाह रहा है कि जल्दी जल्दी कुछ काम हो, राज्यपाल निर्देश भी जारी कर रहा है, राज्यपाल अपनी ओर से कह भी रहा है, लेकिन राज्यपाल अभी कोई क्लियर तरीके से इंटरफेयर नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है या सोच रहा है या देख रहा है। क्योंकि इनको लगता है, देखिए मुझे लगता है इस जो नजर आ रहा है कि भाई आज ये तो सब पूरी दुनिया देख रही है कि सरकार अस्थिर है और सरकार बनाने की स्थिति में कुमार साहब नहीं है आज के टाइम में। इसमें कहना कोई वो नहीं हो पाएगा, चाहे हम इसमें किसी भी दृष्टि से देखें कि भाई सरकार को हिलाया जा रहा है या कोशिश की जा रही है या बागी विधायक को मनाया जा रहा है, लेकिन नजर आ रहा है केंद्र सरकार आश्वस्त है। मुझे लगता है देखो बीजेपी के जितने भी आपने मंत्रियों के बयान देखे अब तक के टाइम में, पूरे आश्वस्त है। वो निश्चिंतता के साथ में काम करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ना तो उनको आरोप लगे, अपनी छवि भी साथ रहे। भाई आज अगर चाहे केंद्र सरकार चाहे सब कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि मनमानी करते रहेंगे। ये 16 दिन हो गए तो गाड़ी चलाते रहेंगे। 1 दिन 2 दिन और देख सकते हैं, नहीं तो केंद्र सरकार इंटरफेयर कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है और राज्यपाल की भी पावर है। कोई किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा समय तक नहीं टाल सकते। लेकिन अभी इनको ये लगता है कि अब आश्वस्त है, हम पे कोई आरोप ना लगे, आरोप भी ना लगे और सरकार हमें मिल जाएगी। तो और कोशिश भी की जा रही है। अच्छा, कुमार साहब भी चाह रहे हैं कि जितना टल रहा है कि इस तरीके से बागी विधायक आ जाए। लेकिन आप ये देखिए ना, पूरे जब से सरकार बनी है कर्नाटक की, तब से घटनाक्रम हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई बातें चलती रहती हैं। तो इस सरकार को, क्योंकि इसके अंदर देखिए जेडीएस के आपने 37 विधायक आने के बाद में आपने मुख्यमंत्री बना दिया। पहले तो यही गलत है। 3 बड़ी पार्टियां, 2 पार्टी से बड़ी रही, कांग्रेस के विधायक भी ज्यादा रहे
79 विधायक रहे कांग्रेस के, बीजेपी के 105 रहे। अब आपने 37 विधायक वालों को मुख्यमंत्री बना रहे हो, कहीं ना कहीं गलत तो है। संविधान के अंदर हमारे कमियां तो है। संविधान में आप देखें ना कि अब छोटी पार्टी जहां भी रही है, जिस भी राज्य में रही है, वहां दिक्कतें आई हैं, चाहे वो यूपी में रही, चाहे मध्य प्रदेश में रही, चाहे महाराष्ट्र में रही। आज की घटना नहीं है ये। आज कम से कम ऐसी घटनाएं मेरे ख्याल से 50 से ऊपर की हो चुकी है। आपने देखा होगा पहले हमारे देवगौड़ा जी बने यहाँ पे प्रधानमंत्री, बहुत छोटी पार्टी के वो थे। किस लिए बने वो? क्योंकि हमारे संविधान में कहीं ना कहीं कमियां है। आज हमारे संविधान के अंदर अनगिनत पार्टियां हैं, मतलब जितनी पार्टियां कहीं भी नहीं होती। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जो सिस्टम है हमारे देश का, ये कोई अलग एक कुल मिलाकर आपका कहना यही है कि ये संकट इतने दिनों तक नहीं खींचना चाहिए, जो भी हो वहाँ की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। नहीं, मैं इसमें खास तौर पर स्पीकर को एक बात ये कहना चाह रहा था कि जनता के हितों को ध्यान में रखते ही संविधान की परिभाषा होनी चाहिए। आज संविधान की जो कमियां नजर आ रही है, आज जो जनता का मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। आज जनता के पैसों से तो चुनाव हुआ है, 16 दिन में कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, सवाल यह कि स्थिति आखिर कब जाकर इसके अंदर हमें संविधान में कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। हमारे साथ देहरादून से एक और खास मेहमान शादाब शम्स जी जुड़ गए हैं। आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और फोन लाइन पर हमारे सलाहकार संपादक गोविंद पंत राजू जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। गोविंद जी, सोमवार को कर्नाटक के सियासी नाटक के खत्म होने के कितने आसार आपको नजर आ रहे हैं? क्या अब सोमवार को फ्लोर टेस्ट के अलावा भी कोई विकल्प नजर आता है? देखिए अक्षय, अभी तक तो फ्लोर टेस्ट ही अंतिम फैसला सरकार के भविष्य का करेगा, ये तय है। लेकिन जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम वहाँ पर चल रहा है, जिस तरह से हर पल चीजें बदल रही हैं, और सारे जो संवैधानिक परंपराएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब पिछली बार जब बीजेपी को वहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिला था और बीजेपी चाहती थी कि फ्लोर टेस्ट के लिए कुछ दिन की अनुमति दे दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति नहीं दी और अंततः अगली सुबह ही फ्लोर टेस्ट कराना पड़ा। और येदियुरप्पा उसमें एक तरह से उन्होंने जो मत विभाजन है उससे पहले ही पराजय स्वीकार कर ली। उस वक्त विपक्ष का आरोप था कि वक्त इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि अगर वक्त दिया जाएगा तो इससे जो खरीद फरोख्त है वो बढ़ेगी, और उस वक्त ऐसी परिस्थितियां थी कि बहुत सारे विधायक टूट सकते थे और वो किसी तरह से सत्तारूढ़ गठबंधन जो सत्ता का दावा जो बीजेपी कर रही थी उसको मजबूती दे सकते थे, उनकी सरकार बन सकती। आज ठीक उसका उल्टा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप मत विभाजन करिए, आप फ्लोर टेस्ट करिए, आप जो विधायकों की अयोग्यता का सवाल है, उनके जो इस्तीफे हैं उस पर निर्णय दीजिए। उसकी एक समय सीमा की भी बात है। स्पीकर ने उस तमाम समय सीमाओं की कोई परवाह नहीं की। राज्यपाल ने पत्र लिखे, दो बार पत्र लिखे, दो बार समय सीमा तय की, और अंततः फैसला नहीं हो सका और सोमवार तक की भी चीजें टाल गई। स्पीकर एक तरफ कहते हैं मुझे अपना चेहरा आगे जनता को दिखाना है, मुझे जनता के बीच में अपनी जो मेरी पद की जो मेरी जो गरिमा है वो मैं कैसे बनाए रखता हूँ, इस बात को लेकर जनता के बीच में जाना है, इसलिए मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ वो 15 दिन से ज्यादा वक्त बीत गया, वो जो विधायक हैं उनकी योग्यता अयोग्यता पर, उनकी इस्तीफे पर वो कोई निर्णय नहीं कर रहे। तो क्या एक अल्पसंख्यक सरकार जो कि सामान्यतः इस वक्त दिख रही है, वो अल्पसंख्यक सरकार को बने रहने का हक लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बात की इजाजत देती, मुझे उससे बहुत बड़ा सवाल है। और इसलिए जो इस पूरे घटनाक्रम का में जो राजनीतिक नैतिकता की बात है, जो संवैधानिक मर्यादाओं के पालन की बात है, उसके तहत हर हालत में सोमवार को मत विभाजन होना चाहिए। हर हाल में सोमवार को ये तय हो जाना चाहिए कि वहाँ पर जो कुमारस्वामी सरकार है वो बनी रहेगी या नहीं बनी। लेकिन जिस तरह से अपने पाले को बचाए रखने के लिए, और स्पीकर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि वो सत्ताधारी दल के एक नेता के तौर पर वो काम कर रहे हैं, वो लगातार चीजों को टाल रहे हैं, वो लगातार चीजों को उसमें विलम्ब कर रहे हैं। जो फैसले आप मत विभाजन की बात छोड़ दीजिए, अयोग्यता के सवाल पर और इस्तीफे के सवाल पर तो वो फैसला उनको लेना ही चाहिए। जो विधायक इस्तीफा दे चुके हैं उन विधायकों पर व्हिप कैसे लागू हो सकता है? अब जो बात सुप्रीम कोर्ट में लाके कही गई है कांग्रेस और जेडीएस के द्वारा
कि साहब हमारे विधायकों के पर व्हिप अगर लागू नहीं होगा तो ये हमारे एक तरह से पार्टी के राजनीतिक हक पर हमला है। लेकिन सवाल ये है कि विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, वो एडमेंट है अपने इस्तीफे पर, 15 दिन से ज्यादा हो गया, तो जब वो विधायक ही नहीं है तो उन पर व्हिप कैसे लागू हो सकता है? तो मुझे लगता है कि सत्ताधारी दल किसी भी तरह से ये हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जितना वक्त मिल जाए, हो सकता है कि रकम तब तक जमा कर ली जाए और ज्यादा रकम हो तो अगर खरीद फरोख्त है तो उनको ज्यादा रकम के लालच में खरीद लिया जाए। इस तरह के किसी जो गोरख धंधा है उसके लिए समय बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। उसके लिए मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट नहीं, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर गोविंद जी उठ रहे हैं कि आखिर समय को कब तक आगे बढ़ाया जा सकता है? आखिर बहुमत परीक्षण तो करना ही पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की तरफ से और ये कहा गया कि व्हिप जारी करने को लेकर जो पार्टी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो यानी कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दखल होगा। लेकिन महेश चव्हाण साहब, स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वो स्पीकर सरकार बचाने को लेकर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। 15 दिन के बावजूद अब तक कोई डिसीजन ना हो पाना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, आरोप तो ना सिर्फ स्पीकर पर है, आरोप तो सभी जगह से हो रहे हैं। आरोप तो अभी आप जो बात कर रहे हो, आरोप तो मतलब संदिग्धता तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, संदिग्धता राज्यपाल के ऊपर है, संदिग्धता दोनों पार्टियों के नेताओं के ऊपर है। अभी ये सब जो हो रहा है वो सही में गलत हो रहा है। उसके पीछे दो रीजन मुझे लगते हैं। एक तो ये कि पहली तो ये सीधी सीधी जनता की हार है। मतलब फ्लोर टेस्ट का रिजल्ट क्या लगे, उसमें सरकार गिरे या नहीं गिरे, बीजेपी की सरकार फॉर्म हो ना हो, हार जनता की है। हार जनता की दो रीजन से है। एक तो ये कि ये जो सत्र चल रहा था, ये सत्र सिर्फ 10 दिनों का है, उसमें से ऑलरेडी 3-4 दिन इस चर्चा पर बीते और कितने दिन इस चर्चा पर बीतेंगे मालूम नहीं। लोगों के प्रश्नों का क्या होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी कि नहीं होगी, ये तो पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात ये कि जो भी बागी विधायक है, उनके जो भी निजी रीजन है, उन्होंने क्यों राजीनामा दिया, उन्होंने क्यों इस्तीफे दिए है, वो उन्हें ही पता। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार और जेडीएस के उम्मीदवार के तौर पर चुन के दिया था, उनके साथ ये धोखा है। तो दोनों तरफ से जनता की हार है। अभी बात रही कि क्या सही क्या गलत। नहीं तो इस हार में आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस और जेडीएस भी जिम्मेदार है, अगर जनता की हार आप बता रहे हैं? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सबकी जिम्मेदारी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बागियों की जिम्मेदारी है। अभी कांग्रेस, मेरा पहले से मानना यह है कि कांग्रेस के और जेडीएस के जो विधायक है, अगर उनकी कुछ नाराजगियां है तो उन्होंने अपने पार्टी के प्रमुख लोगों को जाकर बतानी चाहिए, उनके ऊपर सॉल्यूशन के लिए बात करनी चाहिए, डिस्कशंस करनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर उन्होंने इस्तीफा देना मैं समझ सकता हूँ। अभी टेक्निकली बात करने जाएंगे तो टेक्निकली जब तक उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होता, वो विधायक है और वो कांग्रेस के विधायक है और वो जेडीएस के विधायक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके ऊपर आदेश दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्टडी करके दिया होगा, उसके ऊपर तो मुझे कुछ टिप्पणी करनी नहीं है। लेकिन उसके वजह से इनके ऊपर वो लिमिटेशंस आ गए कि वो उन्हें व्हिप जारी नहीं कर सकते, वो उन्हें कंपल्सरी नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महेश चव्हाण जी जो कहा गया कि अनिवार्य नहीं है, जो बाकी विधायक है उनकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो सवाल तो एक साफ उठता है ना कि सर्वोच्च अदालत ने भी कह दिया कि क्या किसी को आप जबरन विधायक बनाए रखना चाहते हैं? अगर कोई इस्तीफा देने पर अड़ा हुआ है तो आप उसको कब तक रोक पाएंगे? यही तो बिल्कुल, इन्हें तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मानना ही होगा। अभी राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष है, उनके अधिकार के बारे में अगर इनके मन में संदिग्धता है तो वो अपने हिसाब से उसको टैकल कर सकते हैं। जैसे कि अभी राज्यपाल ने 2 दफा उन्हें बताया कि वो फ्लोर टेस्ट ये पर्टिकुलर टाइम में खत्म होनी चाहिए, फिर भी उन्होंने आगे जारी रखा। उनके ऊपर कुछ डाउट्स है, तो उस हिसाब से वो चल रहा है। अभी राज्यपाल जी ने जो बोला है, अभी इसके ऊपर मुझे पता नहीं, लेकिन इसके ऊपर भी संदिग्धता है कि जब सदन का सत्र चालू है तो राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष को कैसे बिहेव करना और क्या एक्शंस लेना, इसके ऊपर डायरेक्शंस दे सकते हैं। चलिए, बिल्कुल हम इसकी संवैधानिक व्यवस्था को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और अगर वहां पर इस तरह की असमंजस की स्थिति बनी रहे जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़े, तो क्या राज्यपाल इस तरह के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता? लेकिन उससे पहले मैं शादाब शम्स साहब आपके पास आऊंगा। डीके शिव कुमार जी की तरफ से स्पष्ट तौर पर यही कहा गया कि राज्यपाल बिल्कुल बीजेपी एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं
और विधानसभा के मामलों में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो राज्यपाल की भूमिका को आप लोग कैसे देख रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं? अक्षय, पहले तो आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज डिबेट रखी है, उसके लिए आपको बधाई। और जिस प्रकार विपक्ष का चाल चरित्र चेहरा है वो आज आपके चैनल में भी एक्सपोज हो गया है। मेरे सामने एनसीपी के पैनलिस्ट बैठे हैं महेश जी, और जिस तरह से महेश जी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी की, इनका विश्वास नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे। ये कह रहे सबकी मिली भगत है। सर नहीं गलत चर्चा, गलत बयान को प्लीज चर्चा गलत मत कीजिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं की है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं की है। उठाएंगे नहीं महेश चौहान जी, सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी, आप इनके बयान को, मेरी रिक्वेस्ट है अक्षय जी आपसे, दोबारा इनके बयान को दिखाइएगा। इन्होंने जब नहीं, मैं बयान सुनवा दूंगा, क्योंकि सवाल तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी उठ ही रहे हैं, सवाल उठाए गए हैं, और ये खुलकर कहा गया कि क्या व्हिप जारी करने से रोकना पार्टी के अधिकारों का हनन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोका तो सीधा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं किया। मैंने तो ये चौहान साहब आ रहा हूँ आपके पास। चौहान साहब, मैं आपके पास मैं आपका बयान सुनवा दूंगा दोबारा, लेकिन वो गलत बोल रहे हैं चौहान साहब। नहीं, अगर आपकी जुबान भी फिसली होगी तो हम तैयार है, दोबारा सुन लेंगे, है ना। लेकिन इस बात में कोई दौरा नहीं, सुनने को तैयार हूं। आपके अलावा भी, मैं चौहान साहब, आपके अलावा भी कांग्रेस जेडीएस के कई नेता हैं जिन्होंने सीधा सवाल उठाया कि सर्वोच्च अदालत की भूमिका भी निष्पक्ष नहीं है इस मामले में। थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आऊंगा। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ये कभी नहीं कहा, एनसीपी ने ये कभी नहीं कहा। ठीक सर, चौहान अभी आपने बोला, अभी उस पर बहस नहीं करते। अभी जो बात है, पहले मुझे, मेरा अवसर है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखिए कितना नीचे गिर रहे हैं ये, और नीचे गिर रहे हैं। नीचे गिरते हुए ये नहीं दिख रहा है कि हम किस हद तक नीचे गिर रहे हैं। आज सत्ता का मोह इतना चिपक चुका है। अरे भाई, आपको क्या ये मालूम नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ एक मैंडेट दिया गया? क्या था? आप कांग्रेस के खिलाफ जेडीएस चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, और कांग्रेस का सुपड़ा जिस तरह से साफ हुआ, कांग्रेस के खिलाफ जेडीएस को मैंडेट मिला। आप जेडीएस कांग्रेस फिर एक दूसरे की गोद में जाके बैठ गए। लोगों का गुस्सा था, उनके विधायकों का गुस्सा, नाराजगी थी, और आज जो लोग भाग रहे हैं वो इस कॉम्बिनेशन के खिलाफ हैं। वो इस कॉम्बिनेशन के खिलाफ है, इसलिए वो लोग भाग रहे हैं। और लोग भागे आपके, परेशानी हो आपको, और दोष भारतीय जनता पार्टी को, और तब दोष दे रहे हो। 57 बार इस देश के अंदर सत्ता पक्ष के रूप में कांग्रेस ने जो कुकर्म किए, आज उस कुकर्म को छुपाने के लिए आप हमारे ऊपर दोष दे रहे हैं। भाई बताइए, इसमें हमारा लेना देना क्या? विधायक आपसे नहीं संभल रहे, खुलेआम आप हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सेटिंग गेटिंग के लिए समय चाह रहे हैं। और आज अगर इस भूमिका में हम होते तो पूरी मीडिया हमारे पीछे पड़ी होती, पूरा सत्ता, जितना विपक्ष के जितनी पार्टियां हैं, आज ये मातम कर रहे होते, विधवा विलाप करते हुए नजर आ जाते हैं। नहीं तो शादाब संसद कुमार स्वामी हो या फिर अन्य नेता हो गठबंधन के, तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग खुलकर हो रही है। वो तो आंकड़े दे रहे हैं कि बीजेपी 40 से 50 करोड़ का ऑफर दे रही विधायकों को, लालच दिया जा रहा है। आप मुझे बता दीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही थी और करनी थी तो तब क्यों नहीं की जब सरकार बना रहे थे हम? अरे तब भी तो कर सकते थे, तब भी तो खरीद फरोख्त हो सकती थी। अगर हमें करनी होती तो तब करते, आज करने की आवश्यकता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग की, ना कहीं आप हमें संलिप्त दिखा सकते हैं। लोग इनके नाराज होकर इनकी आपसी लड़ाई से भाग रहे हैं। नहीं तो मुझे ये बताइए शादाब साहब, अब आप लोग सरकार बनाने को तैयार हैं? क्योंकि येदियुरप्पा साहब कह रहे हैं कि आंकड़े तो गठबंधन के पक्ष में नहीं है, तो हम सरकार बनाने को तैयार हैं अगर बहुमत साबित करने की जरूरत पड़ती है। देखिए, जब आंकड़े हमारे पास नहीं है, हमारी कोई लाइन नहीं है, अभी हमारी सरकार बनाने ना बनाने का तो सवाल ही नहीं आ रहा। अभी तो प्रश्न ये है कि क्या सत्ता पक्ष के, सर वो येदियुरप्पा जी से पूछे, हमें आपने पूछा, हम ये कह रहे हैं आपकी पार्टी के नेता हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं, वहां पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, तो उनकी बात को प्रमुखता तो दी जाएगी ना? बिल्कुल प्रमुखता दी जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, आज जब किसी जगह जब कोई लोग सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, उनमें आपस में जूतों में दाल बट रही है, एक दूसरे को निपटाया जा रहा है। अब आप कहें कुमारस्वामी से हमने कहा था क्या ये बयान देने के लिए कि कांग्रेस मुझे सरकार चलाने नहीं दे रही, इससे बढ़िया तो मैं गुड्डा बन के नहीं चल पाऊंगा मैं? ये जवाब हमने तो सवाल नहीं उठाए थे ना।
ये कुमारस्वामी के बयान है मुख्यमंत्री बनने के बाद। इसका मतलब दोनों पार्टियों के बीच में दिक्कतें थी, वो उन्हें डमी के रूप में, रिमोट कंट्रोल के रूप में नहीं, कांग्रेस ये यूज करना बात तो चाहती सही है थी। कि अब तब तो वो 14वां युद्ध नहीं महीना हो भी रहे। शुरू हो गया, कर्नाटक में सरकार बने, हालांकि संकट में अभी जूझ रही है और इससे पहले भी कई बार इस तरह के मौके आ चुके हैं जब कुमारस्वामी के आंसू भी मीडिया के सामने आए हैं। लेकिन गोविंद जी, जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी पर जो सवाल उठ रहे हैं, राज्यपाल की भूमिका पर कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनको अधिकार नहीं है विधानसभा के मामलों में हस्तक्षेप करने का। उधर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं स्पीकर पर कि स्पीकर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं सरकार बचाने के लिए और जैसा निर्देश उनको दिया जा रहा है उसका पालन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं राज्यपाल की भूमिका के बारे में आपसे समझना चाहूंगा कि राज्यपाल को हस्तक्षेप करने का अधिकार है या नहीं है। देखिए, अच्छा, राज्यपाल जहाँ तक भूमिका का सवाल है, राज्यपाल सीधे सीधे जो नियमित कार्रवाई है, ऐसी किसी कार्रवाई में राज्यपाल इस बात का स्पीकर को कोई आदेश नहीं दे सकते कि वो किस तरह से काम करें और कैसे नहीं। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो सरकार के अल्पमत में होने का सवाल है और राज्यपाल का ये संवैधानिक दायित्व है कि वो ये सुनिश्चित करें कि राज्य में जो भी सरकार चल रही है वो बहुमत वाली सरकार है। राज्यपाल अल्पमत वाली सरकार को चलते रहने नहीं दे सकते। इतने बड़े मामले पर वो आंखें बंद करके नहीं रख, या तो फिर बहस को अगर ज्यादा व्यापक रूप में देखें तो फिर तो अक्सर कहा जाता है कि राज्यपालों की आवश्यकता ही नहीं है, राज्यपालों के बिना काम कर सकता है। लेकिन जो राज्यपाल के समय संयुक्त अभिभाषण में सरकार की तरफ से पूरी बात में से रखता है और सरकार का एक तरह से प्रतिनिधि होता है, उसकी ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो अल्पमत की सरकार को किसी भी राज्य में चलने से रोके, क्योंकि अल्पमत की सरकार जो संविधान का मूल हमारी जो आत्मा है उसके खिलाफ है। बहुमत की सरकार को ही अधिकार है कि वो चले। कर्नाटक की जो स्थिति है वहां पर जो निर्देश राज्यपाल की तरफ से दिए गए वो कोई कैसे वो काम करें ये नहीं दिए गए। उनकी तरफ से निर्देश ये दिए गए हैं कि आप इसकी समय सीमा तक सरकार के बहुमत का परीक्षण करा लें और ऐसी समय सीमाएं अक्सर राज्यपालों की तरफ से दी जाती हैं। जब भी इस तरह की संवैधानिक स्थिति होती है, राज्यपाल एक तारीख बताता है और इस बात जो दावेदार पक्ष है उससे कहता है कि वो इस तारीख तक अपने बहुमत का परीक्षण करे, अपने बहुमत का प्रस्ताव अपने पक्ष में पारित करे। तो लगभग ऐसी ही जो सलाह है वहां पर दी गई है। ठीक है कि कानून के जो ज्यादा विशेषज्ञ हैं वो इसको अलग अलग रूप में देखते हैं, अलग अलग तरह से इस पर जो टिप्पणियां हैं, लेकिन जैसे सुभाष कश्यप जैसे जो संविधान के वरिष्ठ विशेषज्ञ इस देश में है, वो ये मानते हैं कि राज्यपाल ने कोई इसमें अपनी जो उनके अधिकार हैं उनके खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया है। कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है जो जिसको ये कहा जाए कि ये असंवैधानिक कार्य। तो अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके अलग अलग राय है। कुछ लोग इसको ये मानते हैं कि जो राज्यपाल हैं उन्होंने उनको वो मुख्यमंत्री को निर्देशित कर सकते हैं, स्पीकर को नहीं कर सकते। ये बात भी ठीक है क्योंकि बहुमत जो है वो जो सरकार का मुखिया है उसको ही साबित करना होता है। लेकिन जिस तरह की वहाँ पर अल्पमत की स्थिति है और राज्यपाल ने अपने पत्र में भी ये लिखा है कि 2 निर्दलीय विधायकों के दल बदल कर दूसरे पक्ष में शामिल हो जाने और 15 लोगों के इस्तीफे के बाद ये बिल्कुल साफ दिखता है कि वहाँ पर सरकार अल्पमत में आ गई है। इसलिए जो भी फैसला है वो फैसला होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल ने कोई बहुत अपने मामले को जो उसको बहुत उसमें अनाधिकार को संविधान में जो हमारे संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो भी संवैधानिक प्रमुख हैं, अलग अलग संस्थाओं के प्रमुख हैं, उनकी शक्तियों का विभाजन बहुत साफ तरीके से किया गया है और इसमें मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल ने किसी भी तरह से कोई असंवैधानिक किस्म का कार्य किया। मैं प्रदीप जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अगर राज्यपाल की तरफ से 2 बार इन परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा गोविंद जी भी कह रहे हैं कि अगर सरकार अल्पमत में है तो इस स्थिति में राज्यपाल कह सकते हैं कि आप बहुमत परीक्षण करा लीजिए, है ना, समय सीमा के भीतर जो भी। लेकिन स्पीकर की तरफ से उसके बावजूद इग्नोर किया जाना, पहले दिन तो सदन स्थगित कर दिया गया था, उसके बाद फिर दोबारा
जब डेडलाइन 1:30 बजे की दी गई, फिर उसके बाद शाम 6 बजे के लिए डेडलाइन दी गई, जब कुमार स्वामी ने कहा कि दूसरा लव लेटर भी मिला, लेकिन उसके बावजूद सदन की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित करना, तो राज्यपाल के निर्देशों को इस तरह से नज़रअंदाज किया जा सकता है स्पीकर की तरफ से? देखिए अक्षय जी, राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे केस में। आज राज्यपाल क्या पूरा नजर आ रहा है कि 15 विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, 15 विधायक सरकार के साथ में नहीं है, किसी भी तरीके से आंकड़ा फिट नहीं बैठ रहा, सरकार अल्पमत में आ चुकी है। उसके बावजूद भी स्पीकर बार बार जिस तरीके से इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, बहस को एक्सटेंड किया जा रहा है, मेरा तो मानना है कि एक संवैधानिक पद पे आप बैठे हो, मुख्यमंत्री बैठे हो, आपको याद होगा कि 98 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगा था कि मेरी सरकार नहीं बन सकती, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था बिना उसके ही। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की भूमिका पे भी जोर दिया जाता है कि मुख्यमंत्री इतने लंबे टाइम तक क्यों इसको खिसका रहे हैं, किस तरीके से वो चाह रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। केवल स्पीकर की भूमिका तो नजर आई नहीं है, देखिए स्पीकर इनका चुना हुआ है, स्पीकर पे भी दबाव है, वो भी चाह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं सरकार ये बन जाए, किसी प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिले, किसी तरीके से जो खरीद फरोख्त की आप बात कर रहे हैं जो सब जगह होती है ऐसे केसों में, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसे मौके पे राज्यपाल ने 2 बार निर्देश दिया है कि समय सीमा के अंदर इसका आप निपटारा करिए, इसके समय सीमा बताइए आप। तो राज्यपाल एक ये देख रहा है कि इतने बड़े पद पर आप बैठे हुए हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, स्पीकर क्या कर रहा है। अगर ये नहीं करेंगे तो राज्यपाल को, ऐसा नहीं है कि राज्यपाल अब की सरकार को चलाने देगा, राज्यपाल को अपने हिसाब से संविधान के दायरे में रह करके इनको कहना पड़ेगा कि भाई आप इसको आप खत्म करिए, इसको आप कब तक आप इसको एक्सटेंड करेंगे। भाई राज्यपाल, आप देखिए ना, विधानसभा की जिम्मेदारी राज्यपाल के ऊपर है, ऐसा नहीं कि वो अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा, पर राज्यपाल इतने बड़े पद होने के बाद भी ये सोच रहा है कि भाई चलो एक मौका और दिया जा रहा है, एक मौका दिया जा रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज देश के अंदर जिस प्रकार से आप हम परिचर्चा में बैठे हुए हैं, 16 दिन हो गए हैं, आज पूरा देश देख रहा है, कहीं ना कहीं इतने बड़े पद के अंदर इस प्रकार के संविधान व्यवस्था होनी चाहिए कि इतने लंबे समय। दरअसल अब लोगों के जहन में 2 चीजें चल रही हैं, क्योंकि राज्यपाल पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और स्पीकर को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो इस तरह के मामले में हस्तक्षेप करे विधानसभा के। दूसरा, स्पीकर की भूमिका को लेकर सवाल इसलिए खड़े किए जा रहे हैं कि 15 दिन बाद भी स्पीकर ये फैसला नहीं कर पाए कि अयोग्य ठहराना है या इस्तीफा स्वीकार करना है या फिर वोटिंग करानी है। तो ये स्थिति आखिर क्या कहती है? महेश चव्हाण साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कुमार स्वामी साहब ने तो कहा था कि हमारे पास बहुमत है, हम बहुमत साबित करने को तैयार हैं, फिर क्या वजह है कि कुमार स्वामी बहुमत साबित करने से भाग रहे हैं बार बार? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी जो आपके चैनल पर लाइव झूठ बोला उसकी मैं निंदा करता हूं। अभी जो आप बात नहीं, महेश चव्हाण साहब सुनिए, मैं आपको वो बयान अब दोबारा सुनवा सकता हूं अगर आप कहेंगे कि आपने ये बात कहा था कि सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश पर उठ रहे हैं, सवाल तो राज्यपाल पर भी उठ रहे हैं और सवाल दोनों दलों पर उठ रहे हैं। नहीं, आप मेरी आपको रिक्वेस्ट है, आप ये प्लीज सुनवाइए। मैंने आप ऐसा कब कहा कि सवाल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर उठ रहे हैं? चलिए ठीक, मैं आपको सुनवा दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तब तक दे दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिर फ्लोर टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं कुमार स्वामी? क्या उनको इस बात का एहसास है कि आंकड़े उनके पक्ष में नहीं है? फ्लोर टेस्ट हुआ तो कुमार स्वामी की कुर्सी गई। देखिए, अभी के जो हालात है उस हिसाब से वही लग रहा है। कुमार स्वामी को शायद ऐसे लग रहा होगा थोड़े दिन पहले तक या आज तक, या वो उनके बागी विधायकों को मना सकेंगे, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उस हिसाब से जो सिचुएशन अभी बनी है शायद ये नहीं हो सकता, लेकिन उनका कर्तव्य है, उन्होंने होप्स रखना कि उनके पार्टी के टिकट पर जो चुन के आए वो बागी विधायक उनके, जनता ने उन्हें चुन के दिया है, उनके बदौ पर मतलब उन्होंने सरकार बनाई थी, तो वो तो कोशिश तो करते रहेंगे। और वो तो ये तो हार तो नहीं मानेंगे ना, कोई भी हार नहीं, बीजेपी भी हार नहीं मान रही है ना, कुमार स्वामी हार मान रहे, तो वो बात अलग है। मैंने जो कहा था, मुझे वापस यही कहना है कि प्लीज एक बार वो वापस सुनवाइए। मैं बिल्कुल आपको सुनवा दूंगा। देखिए, आरोप तो ना सिर्फ स्पीकर पर है, आरोप तो सभी जगह से हो रहे हैं। आरोप तो अभी आप जो बात कर रहे हो, आरोप तो मतलब संदिग्धता तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, संदिग्धता राज्यपाल के ऊपर है, संदिग्धता दोनों पार्टियों के नेताओं के ऊपर है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दा। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के सत्ता के सियासी नाटक की, जो 16 दिन बाद भी खत्म नहीं हो पाया। अब सोमवार तक सदन को स्थगित कर दिया गया है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या सोमवार को कर्नाटक में सत्ता का ये संकट खत्म हो पाएगा या फिर इसके आगे खींचने की संभावना है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश चव्हाण साहब, आप उस बयान को सुनवाने के लिए कह रहे थे, अगर आप कहें तो वो बयान सुनवा सकता हूं मैं, आपने कहा था। नहीं, देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या था कि संदिग्धता सभी के ऊपर है। ये मैं पर्सनली ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या मैं स्पीकर के ऊपर। सर, इसीलिए मैंने कहा था, अक्सर कई बार नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि जुबान फिसल गई, इसलिए मैंने कहा था कि अगर हो सकता है कि जुबान फिसली हो तो आप अगर अपने शब्दों को करेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि ऐसा नहीं बोला। आपने कहा कि वो बयान सुनवाइए, तो हम वो बयान, मैं शादाब खान साहब आ रहा हूं सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक, महेश चव्हाण साहब, आपने जो कहा कि बयान हमें दोबारा सुनाइए, ऐसा मैंने नहीं कहा, तो मैं वो बयान आपको सुनवा देता हूं, और उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि जुबान फिसल गई तो एक अवसर आपको फिर मिलेगा। सुन लीजिए पहले बयान। डेफिनेटली अगर गलती से कुछ ये हो गया होगा, आप वो सिर्फ उतना स्टेटमेंट सुनवाने के बजाय अगर आपने पहले क्या कहा और मैंने उसको क्या जवाब दिया, वो अगर पूरा सुनवाएंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर मेरी जवान बचली सर, बिल्कुल सुन तो लीजिए। मेरा सवाल तो ये था कि राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, स्पीकर की भूमिका भी कटघरे में है, तो आपने उसमें जोड़ा कि संदिग्धता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी है और दोनों पक्षों की तरफ से भी है। अब सुन लीजिए वो बयान। देखिए, आरोप तो ना सिर्फ स्पीकर पर है, आरोप तो सभी जगह से हो रहे हैं। आरोप तो अभी आप जो बात कर रहे हो, आरोप तो मतलब संदिग्धता तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, संदिग्धता राज्यपाल के ऊपर है, संदिग्धता दोनों पार्टियों के नेताओं के ऊपर है। महेश चव्हाण साहब, नहीं, मैं इसके लिए पहले बिल्कुल माफी मांगता हूँ। ये मुझे बात नहीं कहनी चाहिए थी और ये मेरे दिमाग से भी निकल गया कि मैंने ये कहा है। मुझे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि संदिग्धता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो गलत है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था, अगर उसमें से अगर कुछ गलत मतलब निकला हो तो अक्षय जी, मैं इसकी माफी मांगता हूँ। चले ठीक, इसीलिए मैंने कहा कई बार जुबान फिसल जाती। कोई बात नहीं, हम अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं, क्योंकि हमें चिंता कर्नाटक की जनता की ज्यादा है। इस बात की चिंता नहीं है कि वहां पर कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी या किसी और दल की सरकार बनेगी। सरकार का संकट खत्म होना चाहिए ताकि आम जनता से जुड़े फैसले लिए जा सके, उनमें कोई विघ्न ना हो। शादाब खान साहब, बात पूरी कीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। अक्षय, पहले तो मैं बधाई दूंगा एनसीपी के प्रवक्ता को कि इन्होंने कम से कम माफी मांगी सार्वजनिक रूप से कि शायद इनसे धोखे से वो हो गया। बिल्कुल किसी को अधिकार नहीं है कि देश की सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर प्रश्न उठाए। क्या मतलब हुआ? फिर रह क्या जाएगा इस देश के अंदर अगर इन संस्थाओं के ऊपर भी प्रश्न उठने लगेगा? तो कमाल की बात ये हो गई कि आज जब मुझे फायदा हो रहा है तो मैं अपने फायदे नुकसान को देख के ये तय करता हूं कि संस्थाएं सही है कि गलत है। ये आज सबसे बड़ी परेशानी हमारे साथ जो हो रही है वो ये है कि आज इस प्रदेश के अंदर अभी जिस प्रकार महेश जी, बात पूरी कीजिए शादाब साहब। आपका बड़प्पन है, इसके लिए आपको बधाई, लेकिन हाँ, लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आज किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े करे। अरे अगर अपने आप जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करेंगे, और ये खाली महेश जी नहीं, ये कांग्रेस के तमाम नेता, विपक्ष के तमाम नेता इस तरह का मजाक बना। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। शादाब साहब, कहा गया शादाब साहब, हम इससे आगे बढ़ते हैं। बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैं आगे आ रहा हूं, बिल्कुल मैं आगे ही जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कुमारस्वामी बात करने की कोशिश कर रहे हैं विधायकों से। क्या आई एम सॉरी बोलेंगे? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उन्हें लॉलीपॉप देंगे क्या? अरे इसे ही तो हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। किसे कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग? और संविधान नहीं, शादाब साहब, अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए। प्रदेश के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप जो लगाए जा रहे हैं, सुन तो लीजिए सर। कांग्रेस जेडीएस की तरफ से सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई है ना, इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुमारस्वामी इन विधायकों को वापस लाने के लिए क्या करेंगे? क्या हाथ पैर जोड़ेंगे या माफी मांगेंगे या फिर कोई प्रलोभन देंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं ना। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि येदियुरप्पा के पीए के साथ एक विधायक दिखाई दे जाते हैं, है ना, तो इस तरह की संलिप्तता तो ये दर्शाती नहीं है कि बैटिंग तो आप भी खूब कर रहे हैं, भले ही बैकडोर से आप खेल रहे हैं। देखिए
अक्षय, अगर ऐसा कोई व्यक्ति, ये लोकतंत्र और जनतंत्र की जिम्मेदारी है, अगर कोई लोग लोकतंत्र का अपमान करके इस तरह की हरकत कर रहे, जनता आगे उन्हें कभी किसी कीमत पे ना जिताए ऐसे लोगों को, और हम उनसे समर्थन नहीं मांग रहे। अगर वो पार्टी से, अपनी पार्टी से इस्तीफा देके अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, उसमें हम और दूसरा क्या कर लेगा? हम मना करें भाई मत दो इस्तीफा, सरकार चलने दो? नहीं शादाब साहब, लेकिन एक चीज आपको नहीं लगता हमारा कि ये जो परंपरा बन रही है, दुश्मन दोस्त होता है, ये परंपरा ठीक नहीं है। दल बदल कानून को और मजबूत किए जाने की जरूरत है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से साथ बीच में छोड़ देने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए? वो सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, कहीं पर भी अगर इस तरह होता है। अच्छा जी, मेरे बोलना एक अयोग्य ठहराने की बात नहीं है, उनकी तो सदस्यता कैंसिल हो रही है। इससे पहले भी अक्षय भाई, इसका एक नंगा नाच उत्तराखंड में, जहां से हम हैं, देवभूमि में हो चुका। वहां भी इसी तरह से यहाँ के स्पीकर थे कुंजवाल जी, वो जो कांग्रेस में फूट हुई, उसमें कहा गया न खाता न भाई, हरीश रावत जी कहते थे जो हम कहें वो सही। कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। अब जो टूट गई तो उनकी सदस्यता रद्द कैसे करें, उसके लिए टाइम चाहिए था, फिर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। फ्लोर टेस्ट होने नहीं दे रहे थे आप डिले कर रहे थे, किसी तरह से आपको उतना टाइम निकल जाए कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जा सके। और हम ये कह रहे हैं, उसके ऊपर आप चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं। वही काम यहाँ हो रहा है। यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग का स्पीकर खुलेआम मौका दे रहे कुमारस्वामी को कि आप सरकार बचाइए किसी तरह से। ये आम लोग भी अच्छी तरह से पहचानते हैं, आम लोग भी अच्छी तरह से समझने लगे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग इस तरह के मामले में तो होती है। एक न एक पक्ष की तरफ अगर जाते हैं तो ये संभावनाएं तो रहती हैं कि बगैर किसी प्रलोभन के ऐसा नहीं है कि कोई विधायक किसी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरे के साथ चला जाए। और या ये भी संभव नहीं है कि अगर उसी पार्टी में दोबारा वापसी हो जाती है तो बगैर प्रलोभन के हो जाती है। नहीं, इसलिए नैतिकता की बात मत कीजिए। नहीं आ रहे, वो इस्तीफा दे रहे हैं सर। नैतिकता की बात तो यहाँ पर कहीं रह नहीं जाती है ना प्रदीप जी। अच्छा जी, एक बात देखिए सर, अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। अभी तक शादाब जी, जितने जोश से शादाब जी, अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, तो अभी तक तो विधायक माने जाएंगे ना जब तक यथास्थिति बनी रहती है। कौन जो मुद्दई बैठे हैं, स्पीकर इस्तीफा स्वीकार इसीलिए तो नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं रहना आपके साथ। नहीं तो सर, हम भी तो यही सवाल उठा रहे हैं कि स्पीकर आखिर क्यों मामले को लटकाना चाहते हैं। प्रदीप जी, बात तो वही आ रही, नैतिकता की तो बात यहाँ पर है ही नहीं। जितने जोश से बात कर रहे हैं, बीजेपी के अच्छे प्रवक्ता हैं, जितना दिखा रहे हैं वो, देखिए घमंड वाली बात नहीं है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन अभी आपने हाल में देखा होगा, गोवा के अंदर देखा आपने, मणिपुर में आपने देखा, उससे पहले उत्तराखंड में आपने देखा, कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत की सरकार थी, किस तरीके से उसको तोड़ा गया, किस तरीके से बार बार वहाँ घटनाक्रम चलता रहा। तो हॉर्स ट्रेडिंग जो है केवल एक तरफ से नहीं हो रही। हम बीजेपी सरकार को भी पाक साफ नहीं कह सकते आज के टाइम में, लेकिन ये हो रहा है, देश के लिए गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है, यहाँ के हालात को जो भी हो रहा है, ट्रेडिंग नहीं हुई। देखिए 16 दिन होगा इसमें, पार्टी फूटी, उसमें मैं उसी बात, ये उनका शादाब जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। शादाब जी, स्पीकर ने अपनी पावर, शादाब साहब सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। आज की डेट में राजनीतिक दलों की तरफ से जब नैतिकता की बात कही जाती है ना, तो लोग उसको ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है। देखिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आऊंगा। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं। देखिए, एक तो कांग्रेस पार्टी का इस समय आपने देखा है कि अध्यक्ष भी हमारा दमदार, मतलब अध्यक्ष के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की कमजोर हो चुकी है आज के टाइम में, देश के अंदर हर आदमी देख रहा है कमजोर पार्टी हो गई है। एक तो उसका फायदा मिल रहा है, दूसरी बात ये जो विधायक है टूट के जा रहे हैं, एक अच्छे नेतृत्व को देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर कोई बुराई है, संविधान में हमारे परिभाषा है, आंकड़ों का खेल है सारा, भाई जिसके आंकड़े ज्यादा होंगे सरकार उसकी बनेगी। इस समय कोई सरकार की गलती नहीं है, केंद्र सरकार की, लेकिन जो संभावनाएं हो रही हैं, जो विधायक टूट के आ रहे हैं, आज हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए वही सरकार ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, जिस पर धन बल ताकत सब कुछ हो, कमिटमेंट हो। आज कमिटमेंट किसके पास है, ताकत किसके पास है, पैसा किसके पास है? नहीं, लेकिन शादाब साहब जो कह रहे हैं कि अगर कोई विधायक इस्तीफा देने पे अड़ा हुआ है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो सही कह रहे हैं, वो अपनी सदस्यता छोड़ना चाहता है। देखिए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या करें, यही तो हो रहा है सवाल। हमारे संविधान के अंदर इतनी गुंजाइश है हमारे अंदर। आप ये देखिए, आज 70 साल के अंदर कितनी बार ऐसे मौके पड़े हैं। ऐसे मौका पहली बार थोड़ी पड़ा है, कितनी बार मौके पड़े हैं, और किसी बार क्या क्या हुआ है सदन के अंदर, खुलेआम आपने देखा है। हॉर्स ट्रेडिंग किस कदर देश के अंदर हुई है। सर, मैं तो ये कह रहा हूं, देश ने देखा है कि सदन के भीतर जब नोट लहराए गए हैं, तो नोट लहराए गए हैं, तो आज हम किसी भी सरकार को पाक साफ नहीं कह सकते, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को। शादाब जी कुछ कहना चाह रहे, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं गोविंद जी आपके पास आ रहा हूँ। शादाब जी। बिल्कुल,
मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, अल्पमत बहुमत कैसे हो सकता है? 90-100 से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? सवाल सिर्फ इतना हो रहा है। हम ये कह रहे हैं चलिए सारी जादूगरी हो सकती है, लेकिन 90-100 से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? एक सरकार अल्पमत में है और अल्पमत में साफ दिख रही है 15 विधायक किनारे खड़े हैं। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है कि अगर सामने लोग नहीं है, आपके पास बहुमत नहीं है, आप फिर भी सरकार में बने हैं, आपको फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जा रहा है, फ्लोर टेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब इससे बड़ा पाप क्या होगा? मुझे लगता है कि इसमें केंद्र सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए और इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं। अब पॉइंट पे आए। राज्यपाल की भूमिका यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर किसी राज्य में सत्ता का संकट इस तरह होता है तो वो अपनी सिफारिशें भेज सकता है राष्ट्रपति के पास, केंद्र सरकार के पास और गृह मंत्रालय के पास, जिसके बाद ये फैसला हो सकता है कि सरकार बर्खास्त की जा सकती है या फिर आगे क्या हो सकता है। हालांकि मामला सर्वोच्च अदालत में है। गोविंद जी, मैं अब आपके पास आऊंगा कि जो फ्लोर टेस्ट की हम यही तो बात कर रहे हैं कि स्पीकर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, राज्यपाल के निर्देशों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल तो इसी बात को लेकर उठ रहे हैं ना कि जो विधायक अगर गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि व्हिप जारी करने का उनको अधिकार है और इस अधिकार से वंचित किया जाता है तो उनके अधिकारों का हनन है, क्योंकि इन विधायकों का इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। एक तरफ अयोग्य ठहराए जाने की बात है, दूसरी तरफ इस्तीफा देने की और स्वीकार करने की बात है। तो ये संकट से फिर कैसे निजात मिल पाएगी इन परिस्थितियों में? देखिए अक्षय, मैं मुख्य बात पर आऊं उससे पहले मैं थोड़ा जो चौहान साहब की जो बात है उस पर अपनी बात रखना चाहता हूं। मुझे लगता है उनकी शराफत से उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उनको थोड़ी भाषा की भी शायद दिक्कत रही होगी। लेकिन जो उन्होंने बात कही है कि मतलब आरोप तो सुप्रीम कोर्ट पर थी और ये निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लेकर कानून के विशेषज्ञों की तरफ से भी ये बात कही गई है। संजय हेगड़े जो वरिष्ठ वकील हैं और कानून संविधान के जानकार माने जाते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकता। लेकिन इसी मामले में, कर्नाटक के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने बिना अंतिम आदेश, बिना अंतिम सुनवाई के अंतरिम आदेश दे दिया। तो आरोप नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट के किसी कानूनी जो फैसला या निर्देश है उस पर अगर कहीं संशय है तो मुझे नहीं लगता कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। इसको अनावश्यक तौर पर बतंगड़ न बनाया जाए। जो चौहान साहब ने कहा था वो बात बहुत सारे कानून के जो विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम आदेश दिया है वो इंटरिम आदेश शायद नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में पहले ही ऐसा फैसला दिया है। एक बात। दूसरी बात जो आपने कही है कि विधायकों के व्हिप का सवाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा कांग्रेस और जेडीएस जिस मामले को लेके गई है कि साहब विधायकों पर व्हिप अगर लागू न होने का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है वो हमारे जो एक तरह से राजनीतिक दल चलाने का जो अधिकार है उसका हनन है, उस पर एक तरह से दखल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अधिकार सिर्फ राजनीतिक दलों के हैं? क्या अधिकार जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक के नहीं है? और ये कानूनी स्थिति है कि अगर विधायक एक बार इस्तीफा दे देता तो उसके खिलाफ व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। इस्तीफा स्वीकार हो या न हो ये अलग बात है। इस्तीफा दे देने के जो प्रक्रिया पूरी करके इस्तीफा अगर दिया गया है तो उस इस्तीफे के बाद व्हिप लागू नहीं हो सकता। ये भी एक व्यवस्था है। तो मुझे नहीं लगता कि जो राजनीतिक पार्टियां इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की दलील दे रही हैं वो दलील अनावश्यक दलील है, क्योंकि विधायकों का अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है। विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और किसी भी विधायक को यह अधिकार है कि वो जिस राजनीतिक दल से जुड़ा है उसके साथ अगर उसको लगता है कि उसके राजनीतिक दायित्व पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो इस्तीफा दे सकता है। उसके बाद उसका क्या होगा, वो चुनाव कहाँ से लड़ेगा, क्या लड़ेगा, ये अलग इसकी व्यवस्थाएं हैं, अलग समस्याएं हैं। लेकिन इस्तीफा देने का अधिकार किसी विधायक का, इसको राजनीतिक दल रोक नहीं सकता। राजनीतिक दल इसको कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि इस्तीफा विधायक न दे। और अगर इस्तीफा उसने विधिवत दे दिया है और जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट जो कर्नाटक में
जब कार्रवाई चली थी तो स्पीकर ने खुद इस बात को, जब कांग्रेस ने कहा था कि हमारे विधायकों को जबरन रोका जा रहा है, हमें सुरक्षा उनके लिए दी जाए ताकि वो यहाँ आके सदन के अंदर आ सकें, तो स्पीकर ने खुद परसों कल ये फैसला दिया है कि नहीं, किसी विधायक ने मेरे से सुरक्षा नहीं मांगी है, इस्तीफा देने वाले किसी विधायक ने सुरक्षा नहीं मांगी है, इसलिए ये कांग्रेस का जो आरोप है ये आरोप सही नहीं है, आरोप तो उन्होंने खारिज कर दिया, मुद्दे को वही खारिज कर दिया। तो ये साफ है कि विधायक इस्तीफा देने के बाद अपने रुख से पलटे नहीं हैं, और अगर वो इस्तीफे पर कायम है तो अब मुझे लगता है कि स्पीकर का दायित्व है कि वो इस्तीफे पर तत्काल फैसला करें, ताकि जो सरकार के अल्पमत में होने के मामले का परीक्षण किया जा सके और कर्नाटक में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो। ठीक, शादाब शम्स साहब, आपको नहीं लगा सर्वोच्च अदालत ने भी मामले को ऐसा गफलत में डाल दिया? अक्षय, मैं आदरणीय गोविंद पंत राजू जी की बड़ी इज्जत करता हूं, और उनकी जो टिप्पणी, बेबाक टिप्पणी होती है, हमेशा मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन आज बदकिस्मती से मैं उनकी टिप्पणी से सहमत नहीं हूं। और सहमत इसलिए नहीं हूं कि जिस प्रकार उन्होंने बात कही, अरे सुप्रीम कोर्ट को प्रथम दृष्टया जो लगता है कि 15 विधायक इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि सरकार अल्पमत में है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपनी एक लाइन, प्रथम दृष्टया एक लाइन देता है। उस लाइन के ऊपर अगर आप उसे मिली भगत से कंपेयर करते हैं और आदरणीय गोविंद पंत राजू मिली भगत की बात नहीं कही, तो मुझे ताज्जुब होता है कि आज गोविंद पंत राजू, नहीं, आपको सुनने में फेर हो गया होगा, उन्होंने मिली भगत की बात नहीं कही, उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो निर्देश दिया गया ना वो स्पष्ट नहीं था, संस्थाओं के ऊपर प्रश्न उठाया गया। मैं माफी के साथ नहीं, शादाब शम्स साहब, मुझे ये बताइए कि अगर इस गठबंधन सरकार के एवज में आपके सामने ये स्थिति होती और सर्वोच्च अदालत की तरफ से यही बात कही जाती तो आपका रुख क्या होता? शादाब शम्स साहब, अगर यही स्थिति मान लीजिए एक बार की कि गठबंधन सरकार के बजाय आपके साथ स्थिति होती, तब आपका रुख क्या होता सर्वोच्च अदालत के इस निर्णय पर? हम फ्लोर टेस्ट करके आईना दिखा देते सबको कि ये देखिए जो आपने कहा ये फ्लोर टेस्ट है, ये सही है और ये चले ठीक, लेकिन आईना दिखाने की स्थिति तो प्रदीप जी उसी सूरत में हो सकती है ना कि जब आपको पता हो कि आंकड़े हमारे पक्ष में है। मैं शादाब साहब का जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिए, राजू जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि बिना बात के बात का बतंगड़ बना रहे हैं। नहीं, बिना बात का बात का बतंगड़, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना आपके गवर्नमेंट ने, जब दलित कानून था तब तो उल्टा कर दिया उसको आपने, है मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से आप सब कुछ कर सकते हो। आज संशय कर रहे हैं उसकी टिप्पणी के ऊपर, उसके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये नहीं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीति से रेट नहीं है। नहीं, सारे जो सादाब जी कोई सुप्रीम कोर्ट भगवान नहीं है पहले तो। नहीं, आप देखिए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप सारी बात मान लोगे। शादाब साहब, अदालतों पर आज भी सबका भरोसा है, अदालतों पर आज भी सबका भरोसा है, इसलिए ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। उसको उल्टा कर दिया आपने, आरक्षण उल्टा कर दिया आपने, हर काम में हाथ बेलना कर दोगे आप। सवाल हम कर्नाटक के संकट की कर रहे हैं, यहाँ पर संकट के अंदर सवाल संकट का हो रहा है, सरकार का संकट है। सुप्रीम कोर्ट में आप ये कह दीजिए कि दो ऐसे दलों के बीच में मेल हो गया जो स्वाभाविक नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आंकड़ों से पड़ता है। अगर आंकड़े पक्ष में नहीं है तो ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होता है, और यही चीज कर्नाटक में देखने को मिल रही है। आरोप दोनों धड़ एक दूसरे पर लगा रहे हैं, आरोप गठबंधन की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि सारे खेल के पीछे बीजेपी है, और बीजेपी का ये कहना है कि आप अपना घर संभाल नहीं पाते, ठीक है, आप दूसरों के सर पर मंड रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर स्पीकर की भूमिका को भी लेकर उठ रहे हैं कि 15 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद स्पीकर अब तक सिर्फ इसी इंतजार में बैठे हैं कि उन्हें कुछ इस तरह का निर्देश मिले कि वो फ्लोर टेस्ट कराएं, अयोग्य साबित करें या फिर इस्तीफा स्वीकार करें, लेकिन स्पीकर अब तक इस पर कोई विचार नहीं कर पाए हैं। सवाल ये है कि क्या सोमवार को भी सरकार का यह संकट खत्म होगा? बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।